हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं सीबीएसई क्लास 10th हिंदी स्पर्श भाग 2 का चैप्टर पर्वत प्रदेश में पावस लेकर आई हूँ। आज इसका सहज स्वर वाचन करूँगी और इसका सरल व्याख्या करूँगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, चलते हैं पाठ पर। सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में जान लेते हैं। तो 20 मई 1900 को उत्तराखंड के कसौनी अल्मोड़ा में जन्मे सुमित्रा नंदन पंत ने बचपन से ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। 7 साल की उम्र में स्कूल में काव्य पाठ के लिए पुरस्कृत हुए। क्यों? ये 7 साल में ही स्कूल में कविता लिखना शुरू कर दिया था और उस कविता को पुरस्कृत भी किया गया। 1915 में ये अस्थायी रूप से साहित्य सृजन शुरू कर दिया था। साहित्य सृजन मतलब साहित्य लिखना शुरू कर दिया था और ये एक छायावाद के प्रमुख स्तंभ के रूप में जाने गए। पंत जी की आरंभिक कविताओं में प्राकृतिक प्रेम और रहस्यवाद झलकता है। प्रकृति प्रेम मतलब नेचर से प्रेम करना और उसमें रहस्यवादी गुत्थियों को सुलझाना। इसके बाद वे मार्क्स और महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित हुए। इनकी बाद की कविताओं में अरविंद दर्शन का प्रभाव स्पष्ट नजर आता है। जीविका के क्षेत्र में पंत जी उदय शंकर संस्कृति केंद्र से जुड़े, आकाशवाणी के परामर्शदाता रहे, लोकायतन सांस्कृतिक संस्था की स्थापना की। 1961 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया। 1961 में हिंदी के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हुए। ये हिंदी के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हुए। पंत जी को कला और बूढ़ा चांद कविता संग्रह पर 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1969 में चिदम्बरा संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इनका निधन 28 दिसंबर 1977 को हुआ। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं बीना, पल्लव, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण और लोकायतन। पाठ में प्रवेश। पाठ में क्या है पढ़ना जो यहाँ बताएगा। भला कौन होगा जिसका मन पहाड़ों पर जाने को न मचलता हो। जिन्हें सुदूर हिमालय तक जाने का अवसर नहीं मिलता, वे भी अपने आसपास के पर्वत प्रदेश में जाने का अवसर शायद ही हाथ से जाने देते हों। कभी यहाँ बता रहे हैं कि कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिसको पहाड़ों पर जाने के लिए मन मचलता न हो, और अगर वो ना जा पाए, किसी भी कारण बस वो नहीं जा पाए, तो अपने आसपास के इलाकों में अगर वहाँ पहाड़ी एरिया है तो वहाँ जाने से वो नहीं चूकता है। ऐसे में कोई कवि और उसकी कविता अगर कक्षा में बैठे बैठे ही वह अनुभूति दे जाए जैसे वह अभी अभी पर्वतीय अंचल में विचरण करके लौटा हो, तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा अगर नहीं गया पर्वत प्रदेश में और उसी तरह का वातावरण, जिस तरह का पर्वत प्रदेश में वातावरण होता है, उसी तरह का वातावरण का अनुभूति क्लास में, घर में बैठे बैठे ही मिलने लग जाए, होने लग जाए, तो कैसा हो। प्रस्तुत कविता ऐसे ही रोमांच और प्रकृति के सौंदर्य को अपनी आँखों निरखने की अनुभूति देती है। यही नहीं, सुमित्रा नंदन पंत की अधिकांश कविताएं पढ़ते हुए यही अनुभूति होती है कि मानो हमारे आसपास की सभी दीवारें कहीं विलीन हो गई हो। हम किसी ऐसे रम्य स्थल पर आ पहुँचे हैं जहाँ पहाड़ों की अपार श्रृंखला है, आसपास झरने बह रहे हैं और सब कुछ भूलकर हम उसी में लीन रहना चाहते हैं। पंत जी कह रहे हैं कि जब हम इस प्राकृतिक सौंदर्य को अपनी आँखों से निरखने की अनुभूति करते हैं तो लगता है कि जैसे हम किसी रमणीय स्थान पर आ गए हैं और पहाड़ों की श्रृंखलाओं को, आसपास झरने बह रहे हैं, उसको हम भूल नहीं पाते हैं और उसमें लीन हो जाते हैं। महाप्राण निराला ने भी कहा था
महाप्राण निराला ने भी कहा था, पंत जी में सबसे ज़बरदस्त कौशल है और वो कौशल है शैली की तरह अपने विषय को अनेक उपमाओं से संवार कर मधुर से मधुर और कोमल से कोमल कर देना। महाप्राण निराला जी को क्या कहा जाता है? महाप्राण कहा जाता है। तो उन्होंने पंत जी के बारे में कहा है कि पंत जी में एक ज़बरदस्त कौशल है, उनमें कौशल की भरपूर मात्रा है और वो शैली की तरह कोई भी कविता को मधुर से मधुर कर देते हैं और कोमल से कोमल बना देते हैं। तो चलिए चलते हैं। कुछ शब्दार्थ हैं बच्चों, यहाँ देख लीजिए। पावस मतलब वर्षा ऋतु, प्रकृति बेस प्रकृति का रूप, मेखलाकार करघनी के आकार की पहाड़ की ढाल, जो इस तरह का बना हुआ होता है करघनी। सहस्त्र मतलब हजार, दृग सुमन पुष्प रूपी आंखें, अवलोक मतलब देखना, महाकार मतलब विशाल आकार, दर्पण मतलब आईना, मद मतलब मस्ती, झाग मतलब फेन, उर मतलब हृदय, उच्चाकांक्षा ऊंचा उठने की कामना, तरुवर पेड़, नीरव नभ मतलब शांत आकाश, अनिमेष एकटक, चिंता पर चिंतित या चिंता में डूबा हुआ, भूधर मतलब पहाड़, भूधर कहते हैं पहाड़ को, पारद के पर पारे के समान धवल एवं चमकीले पंख, रवशेष मतलब केवल आवाज का रह जाना, चारों ओर शांत निस्तब्ध वातावरण में केवल पानी के गिरने की आवाज का रह जाना। रवशेष का मतलब होता है पानी के गिरने की आवाज का शेष रह जाना। सभय मतलब भय के साथ, सभय भय के साथ कहते हैं ना, सपरिवार मतलब परिवार के साथ, सप्रेम प्रेम के साथ, उसी तरह से सभय यानी भय के साथ। साल साल एक वृक्ष का नाम है। ताल मतलब तालाब। जलदयान बादल रूपी विमान, जलदयान किसे कहते हैं? बादल रूपी विमान को। विचर मतलब घूमना, विचर विचर कर यानी घूमना। इंद्रजाल मतलब जादूगरी, मतलब इंद्रजाल दिखाना, मतलब इंद्र की जादू। स्टूडेंट्स चलते हैं चैप्टर पर। पर्वत प्रदेश में पावस यानी वर्षा ऋतु में पर्वतीय प्रदेश। पावस मतलब वर्षा ऋतु और पर्वत प्रदेश मतलब पर्वतीय प्रदेश। तो पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल प्रवर्तित प्रकृति बेश। वर्षा का मौसम था, पर्वतीय प्रदेश था, जहाँ प्रकृति हर एक पल में अपना रूप बदल लेती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि वर्षा का मौसम था, पर्वतीय प्रदेश था। कभी वहाँ गए हुए हैं? कहाँ गए हुए हैं? पर्वतीय प्रदेश में। जब कब गए हैं? वर्षा का मौसम था, जहाँ प्रकृति हर एक पल में अपना रूप बदल लेती है। अब पर्वत का वर्णन कर रहे हैं कि पर्वत कैसा है। तो मेखलाकार पर्वत अपार, मेखलाकार मतलब इस तरह का यानी तिकोना सा इस तरह का पर्वत होता है ना, चोटी, ये चोटी हुआ, ये नीचे हुआ, तो मेखलाकार इसी को कहते हैं। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, अपने मतलब पर्वत का क्या है? आँख जो है, दृग मतलब होता है आँख, सुमन मतलब पुष्प फूल, असहस्त्र मतलब हजार, यानी पर्वत अपने सहस्त्र सुमन रूपी आँख मतलब पुष्प रूपी आँख को फाड़ कर अवलोक रहा है बार बार। अवलोक रहा मतलब देख रहा है बार बार। नीचे जल में निज महाकार, क्या देख रहा है? नीचे अवलोक रहा है बार बार, क्या? नीचे जल है, नीचे जल में, और खुद निज मतलब खुद, महाकार मतलब महान अपना विशाल, महान मतलब विशाल अपना शरीर, महाकार मतलब विशाल शरीर को बार बार देख रहा है। कैसे देख रहा है? अपने सहस्त्र आँखों, सुमन रूपी आँखों को फाड़ फाड़ कर बार बार देख रहा है नीचे जल में खुद का विशालकाय शरीर। जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला विशाल। और कहाँ देख रहा है?
उसके चरणों में ही पला हुआ है तालाब। क्या पला हुआ मतलब वहाँ है, उसके चरणों में क्या है, तालाब है, बहुत बड़ा सा तालाब है, विशाल तालाब है, जो कैसा दिख रहा है, दर्पण सा। और उसी दर्पण में वो अपना निज महाकार देख रहा है, मतलब अपना विशालकाय शरीर को उसी दर्पण में देख रहा है। गिरी का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि गिरी का गौरव गाकर झरझर, पर्वत का गौरव कौन गा रहा है, झरना, झरझर झरझर करके झरझर का आवाज आ रहा है। और तो झरझर जो है गौरव गान कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, निर्झर यानी कि झरना। झरना जो है गिरी का गौरव गा रहे हैं, गिरी कहते हैं पर्वत को, तो इसी का गौरव गान कर रहे हैं। और ऐसा गान कर रहे हैं कि मद में नस नस उत्तेजित कर, मद में मतलब मस्ती में ऐसा उत्तेजना भर रहे हैं कि उसके नस नस है जो उत्तेजित हो रहा है। मोती की लड़ियों से सुंदर, और मोती की लड़ियों जैसी सुंदर लग रही है क्या, झरने के पानी जो गिर रहे हैं नीचे वो मोती की लड़ियों से भी सुंदर लग रहे हैं। और नीचे गिरते ही वो झरने के पानी झाग बना दे रहे हैं, उस पानी को क्या कर रहे हैं, झाग बना दे रहे हैं। तो इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि जो झरना है गिरी का गौरव गान कर रही है और पूरे नस नस में उत्तेजना पैदा कर रही है। जो पानी गिर रहा है वो मोती की लड़ियों से भी सुंदर लग रहे हैं और नीचे गिरते ही झाग बना दे रहे हैं, झाग भरे हो जा रहे हैं। गिरवर के उर से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरवर है झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि पर्वत के हृदय से उठ उठकर का क्या, गिरवर, गिरवर मतलब गिरी मतलब पर्वत, और उर कहते हैं हृदय को, और उठ उठकर मतलब कि पर्वत पर जो पेड़ है कहाँ है, हृदय पर है, पर्वत के हृदय पर कौन है, तो पेड़ है। और वो उठ उठकर अपनी ऊंचे आकांक्षाओं को लिए हुए आकाश को, आसमान को एकटक होकर शांत आकाश को निहार रहा है और उसे छूने की कोशिश में है। झांक रहे, देख रहे हैं, नीरव नभ पर, नभ कहते हैं आकाश को, मतलब आकाश को देख रहे हैं, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर, यानी कि एकटक होकर और शांत हो आकाश को। तो कह रहे हैं कि उसे छूने की कोशिश में है। अनिमेष मतलब होता है एकटक, अटल मतलब जो टले नहीं, एकदम शांत से एकटक होकर उसे छूने की कोशिश में है। किसे, नीरव नभ मतलब शांत आकाश, शांत आकाश को एकदम एकटक से देख रहे हैं, चिंता में बैठे हुए हैं कि मैं उन्हें तो अवश्य छू लूँगा। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर, पारद कहते हैं जो थर्मामीटर में पारद होते हैं वो उसे कहते हैं पारद। तो लो अब उड़ गया, उड़ गया क्या, तो पर्वतीय प्रदेश में जैसे ही बारिश आती है उतनी जल्दी ही छू मंतर की तरह भाग जाती है, मतलब ख़त्म हो जाता है, तुरंत बारिश हुआ तुरंत धूप भी निकल जाता है। तो उसी को कह रहे हैं कि उड़ गया अचानक लो भूधर, भूधर से अचानक ये उड़ गया, कैसे उड़ गया, अपार के अपार पारद के पर, पारद मतलब पारे के पंख लगाकर वो उड़ गया। रवशेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। और कह रहे हैं कवि कि जैसे रव शेष मतलब और बस शेष रह गए हैं, निर्झर की आवाज़, रवशेष मतलब निर्झर की आवाज़, झरने की आवाज़ है जो शेष रह गई है झरझर का। बारिश तो ख़त्म हो गया लेकिन निर्झर जो झरने की पानी का झरझर का आवाज़ है वो अभी वही शेष पड़ा है
और जैसे लग रहा है कि भू पर, धरती पर, भू मतलब धरती, अंबर मतलब आकाश, धरती पर आकाश टूट पड़ा हो। धस गए धरा में सभय साल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यो जलदयान में बिचर बिचर था, इंद्र खेलता इंद्रजाल। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि जैसे पृथ्वी में भय के मारे धस गए धरा में, धस गए धरा में, धरा कहते पृथ्वी को, तो पृथ्वी में सब है भय के साथ, सब है मतलब भय के साथ, साल एक वृक्ष है, तो ये जो साल का पेड़ है वो भय के कारण धरा में धंस गए हों, और उठ रहा धुआं जल गया ताल। जब पर्वतीय प्रदेश में बारिश का मौसम होता है तो लगता है कि नीचे से कुछ धुआं धुआं सा निकल रहा है, और लगता है कि नीचे कोई आग लगा हुआ है और उसी से धुआं निकल रहा है। यूँ जलदयान में विचर विचर कर, और बादल जैसे उमड़ घुमड़ रहे हैं, यानी कि विचर रहे हैं, विचर विचर मतलब उमड़ घुमड़ रहे हैं, और जैसे लगता है कि इंद्र देवता अपना इंद्रजाल खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंद्र देवता इंद्रजाल खेल रहे हैं। जलदयान में, जलदयान मतलब वर्षा के यान में विचर विचर कर, घूम घूम कर इंद्र जो हैं, इंद्र अपना इंद्रजाल खेल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था सुरेंद्र नंदन पंत जी की लिखी हुई कविता पर्वत प्रदेश में पावस। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको मेरा यह प्रयास चैप्टर को समझने में हेल्पफुल रहा होगा। अगर ज़रा भी आपको यह समझने में आसानी लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें स्टूडेंट्स, वीडियो को शेयर करें और लाइक कमेंट ज़रूर करें। इस वीडियो में इतना ही है, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।